नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम पेपर प्राचीन भारत का इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय राजवंशों में एक अहम और महत्वपूर्ण स्थान रखता है और प्राचीन भारत का यह पहला ऐसा राजवंश था जिसने भारतवर्ष को एक भौगोलिक और राजनीतिक आधार प्रदान किया। पहली बार हिंदुस्तान की सीमाएं अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नज़दीक पहुंची। हिंदुकुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी और पूर्व में कामरूप आसाम से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक भारतवर्ष की जो एक कल्पना प्रस्तुत की जाती है उसको एक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। संपूर्ण भारतवर्ष के इतिहास में इतने बड़े भूभाग पर शासन करने वाले मौर्य वंश के लोग अकेले थे। उसके पश्चात केवल अकबर और कुछ हद तक अंग्रेजी राज के दौरान ही संपूर्ण भारतवर्ष को एक राजनीतिक भौगोलिक इकाई के रूप में बांधा जा सका। प्राचीन भारत का ये मौर्य राजवंश का उत्थान किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक और उसके उत्तराधिकारियों ने क्रमशः भारतवर्ष को एक गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करने में अपना योगदान दिया। मौर्य वंश के बारे में हमें किन किन स्रोतों के द्वारा जानकारियाँ प्राप्त होती है। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना मानी जाती है। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला महान और महानतम साम्राज्यों में से एक था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत में सही अर्थों में पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला शासक हुआ। राजनीतिक एकीकरण का जो कार्य हर्यक वंशी नरेशों बिंबिसार और अजातशत्रु के समय से शुरू हुआ, वह मौर्यों के काल में आकर पूर्ण हुआ। मौर्यों के बारे में जो साधन जानकारी प्रदान करते हैं उनमें अभिलेख, साहित्यिक ग्रंथ, विदेशी स्रोत, पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त सामग्री, कलात्मक अवशेष और मौर्यकालीन मुद्राएं या सिक्के मुख्य रूप से हैं। अभिलेख्य साक्ष्यों के अंतर्गत अशोक के बनवाए गए 14 शिलालेख, लघु शिलालेख इत्यादि मुख्य रूप से हमारे पास उपलब्ध है। अशोक के अभिलेख भारत के
प्राचीन, सर्वाधिक सुरक्षित और तिथि युक्त आलेख हैं और ये अत्यंत प्रामाणिक और विश्वसनीय भी माने जाते हैं। ये अनेक शिलाओं, स्तंभों और गुहाओं में उत्कीर्ण करवाए गए हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। उनके अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, जो भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्रों में अवस्थित हैं, वहाँ से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। तक्षशिला और लमगान से प्राप्त अभिलेख ग्रीक अरेमाइक लिपियों में लिखे हुए हैं। इसी प्रकार कंधार से प्राप्त एक शिलालेख दो भाषाओं, यूनानी भाषा में और उसका रूपांतर अरेमाइक भाषा में किया गया है। अशोक के अभिलेखों को वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, सात स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, गुहा अभिलेख के रूप में विभाजित किया जाता है। 14 वृहद शिलालेख बड़े बड़े शिलाखंडों पर उत्कीर्ण करवाए गए लेख हैं, जो कहीं पर पूर्ण और कहीं पर आंशिक रूप से शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, गिरनार, सोपारा, कालसी, धौली और जोगढ़ तथा एरुगुडी नामक स्थानों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार लघु शिलालेख, ये संख्या में 2 है। प्रथम लघु शिलालेख रूपनाथ, मध्य प्रदेश, सहसराम आरा बिहार, बैराठ जयपुर राजस्थान, मास्की रायचूर, गोवीमठ पालकीगुंडू कर्नाटक, एरुगुडी कर्नूल आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर से प्राप्त हुए हैं। द्वितीय लघु शिलालेख केवल 4 स्थानों से गुर्जरा, अहरोरा, पनगुडुरिया, राजुल मंडगिरी, सन्नति, बहापुर, नितुर इत्यादि स्थानों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा 7 स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, कौशाम्बी इलाहाबाद इत्यादि स्थानों से प्राप्त होते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख से ही अशोक के 7 अभिलेख मिलते हैं। शेष सभी स्तंभों पर 6 लेख उत्कीर्ण करवाए गए हैं। इसी प्रकार लघु स्तंभ लेख, 3 लघु स्तंभ लेख सारनाथ, सांची और कौशाम्बी से प्राप्त होते हैं। लुम्बिनी और निगाली सागर से अशोक के भिन्न लघु स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। ऐसे ही बैराठ की एक पहाड़ी की चोटी से एक अभिलेख प्राप्त हुआ। इस अभिलेख से बौद्ध धर्म के प्रति अशोक की श्रद्धा प्रकट होती है। इस अभिलेख का नाम बाबरू दिया जाता है, जो सही नहीं है। वस्तुतः यह बैराठ की पहाड़ी से प्राप्त हुआ था। इसके अलावा पृथक कलिंग शिलालेख अशोक के काल में जीते गए कलिंग प्रदेश में अशोक ने धौली और जोगढ़ में 2 शिलालेख प्रतिष्ठापित करवाए। ये 2 शिलालेख 14 वृहद शिलालेखों की श्रृंखला के ही अनुपूरक हैं। इसी प्रकार गुहा अभिलेखों में बराबर की पहाड़ियाँ से अशोक के 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिए गए थे। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक राजा रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख
भी मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार नागार्जुनी गुहा लेख में अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ का उल्लेख है। इन अभिलेख्य प्रमाणों के अलावा साहित्यिक ग्रंथों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अलावा अनेक बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, दिव्य अवदान, मिलिंद पन्हो, महाबोधि वंश, महावंश टीका और आर्य मंजूश्री मूलकल्प आदि से भी मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्यिक ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में पुराणों से मौर्य काल के बारे में अनेक जानकारियां प्राप्त होती है। इसके साथ साथ विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कल्हण की राजतरंगिनी, सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमचंद्र की वृहत कथा मंजरी का भी महत्वपूर्ण सामग्री के बारे में प्रमुख स्थान है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य और अन्य मौर्य शासकों के शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कौटिल्य, जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त के परामर्शदाता और प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य के अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी प्राप्त होते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र में बहुत सारी ऐसी जानकारियां प्राप्त होती है जो मौर्य काल के बारे में स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है। अर्थशास्त्र में प्रस्तुत मौर्य प्रशासन का विवरण मेगास्थनीज की इंडिका से भी पुष्ट होता है। इसी प्रकार विदेशी स्रोतों में मौर्य काल के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। इनमें सबसे पहले सिकंदर के अभियानों में उसके साथ आए हुए इतिहासकारों द्वारा दिए गए जानकारियां, इनमें से 3 अपने भारत संबंधी विवरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला नियार्कस, दूसरा एरिस्टोबुलस, तीसरा ओनस सेक्रेटस। यद्यपि इनके ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन इन ग्रंथों के अंश परवर्ती यूनानी और रोमन लेखकों ने उद्धृत किए हैं। इन लेखकों के बाद मौर्य दरबार में आए यूनानी राजदूतों का भारत संबंधी विवरण महत्वपूर्ण है, जिसमें मेगास्थनीज की इंडिका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। मेगास्थनीज के बाद आने वाले यूनानी राजदूतों में टाइमेकस और डायोनिसियस का विवरण भी महत्वपूर्ण है। बहुत से परवर्ती यूनानी रोमन लेखकों ने सिकंदर के इतिहासकारों, मेगास्थनीज की इंडिका एवं अन्य स्रोतों के आधार पर मौर्य युगीन भारत का विवरण दिया है, जिनमें डायोडोरस, कर्टियस, प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन, एरियन और जेस्ट तथा टालेमी महत्वपूर्ण लेखक हैं। यद्यपि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है, बाद में आने वाले यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उदाहरणों से उनके विवरण की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन भारत के बहुत से पक्षों के बारे में प्रचुर जानकारी दी है। ऐसी सामग्री या सूचनाएं समकालीन व्यक्ति के विवरण होने के कारण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माने जा सकते हैं। इसी प्रकार पिछले 50 वर्षों में अनेक मौर्यकालीन स्थलों के पुरातात्विक उत्खनन प्राप्त हुए हैं। पटना के निकट
कुम्भहार और बुलंदी बाग के उत्खननों से मौर्यकालीन भव्य राजप्रासादों के अवशेष मिले हैं, जो मैगस्थनीज के विवरण से मेल खाते हैं। राजगृह पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, तक्षशिला आदि स्थानों से हुए उत्खननों से समकालीन भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तरी चमकीली काली मृदभांड परंपरा (एनबीपी) परंपरा को लगभग संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में प्रयुक्त किया जाता था, अर्थात चमकीली काली पॉलिश किए हुए मृदभांडों का प्रयोग मौर्य काल में किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। 1 दर्जन से अधिक पुरास्थलों से प्राप्त रेडियो कार्बन तिथियों से भी इसकी पुष्टि होती है। इसी प्रकार कलात्मक अवशेषों से मौर्य साम्राज्य के वैभव की जानकारी प्राप्त होती है। तत्कालीन समय के कलात्मक पुराअवशेषों में मौर्यकालीन राजप्रासाद, गुहा विहार, प्रस्तर मूर्तियाँ, अशोक के स्तंभ और उनके शीर्ष पर प्रतिष्ठापित पशु मूर्तियाँ सम्मिलित हैं। इन कलात्मक अवशेषों एवं उनसे मिलने वाली जानकारी के बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की जानकारी प्रदान करती है। मौर्य काल की रजत मुद्राओं की पहचान लगभग समस्त भारत से प्राप्त आहत अर्थात पंचमार्क मुद्राओं से की जाती है। कुछ इनमें से पूर्व मौर्य युगीन मुद्राएं भी हैं। कुछ मौर्य युगीन और कुछ मौर्यों के पश्चात के काल की भी है। आहत या पंचमार्क सिक्कों पर किसी शासक का नाम नहीं है, न ही उन पर कोई तिथि अंकित है। अधिकतर सिक्कों पर केवल सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, पर्वत और पशु पक्षियों आदि जैसे प्रतीक चिन्हों को मुद्रांकित या पंच किया गया है। इन सिक्कों पर कोई लेख न होने के कारण इनका तिथि निर्धारण संबंधी अनुमान उनके प्रतीक चिन्हों की महत्ता पर निर्भर है। ऐसे सिक्के जिन पर मेरु और चंद्र और मयूर चिन्ह आहत है, प्राय मौर्यों द्वारा प्रचलित माने जाते हैं। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि अधिकतर मौर्यकालीन स्थलों से उत्खनन के दौरान एनबीपी, मृदभांड और पंचमार्क सिक्के एक साथ मिलते हैं, जिससे अवश्य इस बात की पुष्टि होती है कि उत्तरी काली पालिशदार मृदभांडों का उपयोग करने वाले लोग इन पंचमार्क सिक्कों का भी प्रयोग करते थे और बहुतायत से दोनों चीज़ें एक साथ मौर्यकालीन अवशेषों से प्राप्त होती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। राधा कुमुद मुखर्जी का ये मानना है कि चंद्रगुप्त की महानता अपने आप में अद्वितीय है। भारत के बहुत ही थोड़े शासकों को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने अपने इतने छोटे से शासनकाल में इतनी अधिक सफलताएं प्राप्त की हों। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों और अशोक की विजयों और उपलब्धियों के बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।